अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, सियासत भी इस मुल्क में वही हो रही है, सियासतदान भी इस मुल्क में वही हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि सियासतदानों को इतनी इनसिक्योरिटीज़ क्यों हैं, वो इतने डरे सहमे क्यों हैं। उनको क्यों लगता है कि अगर कहीं उनके खिलाफ कोई बात हो जाए, कहीं उनका कोई उन पर तनकीद हो जाए तो वो उनकी जो है वो इज्जत स्टेक पे लग जाती है। इसी मामला को देखते हुए शायद ख़ासतौर पर पंजाब जो है वो सबसे बाजी ले गया और उन्होंने जो हतक इज्जत बिल है वो आज मंजूर भी करा लिया। और जितना स्मार्ट प्ले इसमें पीपल्स पार्टी ने किया है, पीपल्स पार्टी हमेशा से उसका ये काम है कि साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। ये बिल हुआ, पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं जी नहीं होना चाहिए, फिर जो गवर्नर साहब थे उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो इस पर साइन नहीं करूँगा, उन्होंने वापस भेज दी और फिर वो छुट्टियों पे चले गए। मतलब ये बड़ा पुराना एक तरीक़ाकार है, तरीक़ा वारदात है। और उसके बाद जो है वो मलिक अहमद खान साहब बकाए मुकाम गवर्नर बन गए और उन्होंने जो है वो फौरी तौर पर उसको साइन करके उसको एक कानून बना दिया, जिस पर अब एहतजाज भी हो रहा है और अब इस पर होगा भी आगे। अच्छा, अब बात जब हम सियासतदानों की और पुराने सियासतदानों की और पुराने तर्ज सियासत की करते हैं तो फिर उनमें सर फहरिस्त नवाज शरीफ साहब है। उसकी वजह यह है कि 7 साल से हम सुन रहे हैं मुझे क्यों निकाला। वो आज भी यही कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, बावजूद इसके कि आप डील करके गए। खुद आपके, मैं नहीं कहती, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बाहर भेजा, फिर आप डील करके वापस आ गए। तो जिससे डील करके जा रहे थे ना उससे पूछा मुझे क्यों निकाला, जिससे डील करके वापस आए ना उससे पूछा मुझे क्यों निकाला। लेकिन बार बार जब मीडिया पे बात करते हैं तो ये बात जरूर करते हैं। आज भी जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, क्या फर्म सुनते हैं। आप हमें ताना देते हैं, डेमोक्रेसी को खुद आपने तबाह बर्बाद किया इस मुल्क के अंदर। हम तो आपके घर चल के गए थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और मैंने, हमने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए थे। ये है हुस्न डेमोक्रेसी का। तो मैं तो आपको उसी डेमोक्रेसी के अंदर मैं लाने के लिए आपके पास गया था, लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका ये रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। लेकिन अपना ये, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूं या कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूं। अच्छा, यहाँ पे वैसे वो गुफ्तगू शायद इनकी मुकम्मल नहीं है, लेकिन यहाँ पे परवेज मुशर्रफ साहब जो कि अब अल्लाह को प्यारे भी हो चुके हैं, कह रहे थे उनसे भी मैं पूछूंगा कि 99 में मुझे क्यों निकाला। तो नवाज शरीफ साहब माजी में क्यों रह रहे हैं, इस हवाले से ज़रा सी बात करेंगे। और जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ये हवाला दे रहे हैं तो शायद ये भूल गए हैं, लेकिन हमें याद है कि उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जिसमें डिक्टेटर से किसी किस्म का कोई रब्ता, कोई बातचीत, कोई डील नहीं होगी, उसके फ़ौरन बाद लंदन से जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी वो दुबई पहुंची थी और उन्होंने उस वक्त के डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ से मुज़ाकरात किए थे, NRO लिया था और उसके बाद वो मुल्क में आई थी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आए थे। तो ये पाकिस्तान की तारीख है जिसको याद रखना ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि बादशाह आदमी है अपने सूबे के, और जब भी बयान देते हैं तो ऐसा बयान देते हैं कि फिर वो उनके जो आए बाएँ वाले होते हैं वो सोचते हैं कि इसका क्या जवाब दें। एक दफ़ा फिर वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी हम खान की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं वरना हम ये करेंगे। क्या करेंगे, सुन लीजिए। हम खामोश हैं और इंतजार में हैं कि इमरान खान एक दफा हमें पुकारे के निकलो। इस दफा जब हम निकलेंगे तो खुदा की कसम दास्तान भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। तुम लोगों ने जो मुल्क से मजाक शुरू किया हुआ है इदारों के नाम पर, ये मजाक मजीद नहीं चलेगा। हम अपना हक लेना भी जानते हैं, अपना हक छीनना भी जानते हैं, हक के लिए लड़ना भी जानते हैं और हक के लिए मरना भी जानते हैं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल ये जलसों की गुफ्तगू है, इसलिए इसको जलसों तक ही महदूद रखें। जब ये इस्लामाबाद तशरीफ लाते हैं, वज़ीर आज़म साहब के साथ भी मिलते हैं, उनके साथ फोटोशूट भी होती है। वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब, जिसको पूरा जो कुछ हुआ PTI पे इमरान खान साहब उसका जिम्मेदार मोहसिन नकवी को ठहराते हैं और मोहसिन नकवी साहब के साथ भी इनकी फोटोशूट्स भी होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी होती हैं। खैर, अगेन दिस इज़ पॉलिटिक्स। आगे बढ़ते हैं और इस हवाले से जो है वो फैसल करीम कुंडी साहब, जहाँ अली अमीन गंडापुर साहब बोले और फिर कुंडी साहब ना बोले तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या कह रहे थे वो भी सुनते हैं। इनके अपने मुस्तकबिल के शायद इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मेरे हक पे डाका डाला गया है। अगर हक पे डाका डाला गया तो माल गनीमत जो है वो इन्हीं लोगों में तकसीम किया गया है। तो मैं मौलाना साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इत्तेहाद पे जाएं तो पहले शर्त ये भी रखें कि जो माल गनीमत इनको मिला है वो आपको वापस कर दें। जिस CIT का ये मुतालबा करते हैं वो पहले खैबर पख्तूनख्वा में बनाएं। मैं उस दिन के इंतजार में हूँ जब मेरे प्यारे वजीर आला मौलाना फजल रहमान के साथ एक स्टेज पे होंगे और वो आप लोगों को वेव कर रहे होंगे कि हम इकट्ठे हैं और जलसे से खिताब कर रहे होंगे। अच्छा, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो शायद ये है कि सुनने
में ये आ रहा है कि PTI और JUI की क़ुर्बतें मज़ीद बढ़ रही हैं, यानी क़ुर्बतें बढ़ रही हैं, करीब आ रहे हैं और अनकरीब शायद कोई मुआहिदा भी ऐसा हो जाए जिसमें मिलकर ये लोग एहतजाज भी करें। और आखिर में बात करते हैं उमर अयूब साहब, अपोजिशन लीडर, उन्होंने एक और नया आज जिसको कहना चाहिए पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे आई डोंट नो, बट आखिर में वो भी सुन लें। फॉर्म 47 वाला वजीर आजम या उनकी टीम, उनसे क्या मुज़ाकरात हम लोग करेंगे? उनको मालूम है शिकस्त खुर्द है, यकीन जाने हमारे साथ आंखों में आंखें मिला के वो बात ही नहीं कर सकते हैं। वो तो हमें देख के डरते हैं, वो तो इमरान खान साहब का चेहरा देखते हैं तो वो डर के भाग जाते हैं। मुझे तो इलेक्शन नजर आ रहा है, अवाम जो है वो उठ खड़ी हुई है, अवाम में ये बाहर मुंह दिखाने जोगी नहीं है। कर लेना जलसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हमारी इत्तेहादी जमातें, हम लोग अप्लाई करते हैं जलसों के लिए, ये कहते हैं नहीं जलसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब में हर एक शहर में जहाँ पे अप्लाई करते हैं वहाँ पे दहशतगर्दी के खतरात है। और भाई दहशतगर्दी के खतरात पूरे पाकिस्तान में है तो इन्वेस्टर कैसे आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? ये पॉइंट उनका बड़ा वैलिड है कि आप कहते हैं कि दहशतगर्दी के खतरात है, तो दहशतगर्दी के खतरात है तो फिर आपके मुल्क में इन्वेस्टर कैसे आएगा? लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ये कहते हैं कि अवाम उठ खड़ी हुई है, तो माजरत के साथ PTI की पूरी लीडरशिप तो घरों में बैठी हुई, अवाम किस बलबूते पर खड़ी होगी? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो पैनलिस्ट हैं उनसे टाइम बात करेंगे। एडवोकेट असद सिद्दीक साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और हाफिज़ एहसान अहमद साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़रा सबसे पहले हितक इज़्ज़त जो बिल है 2024 जो अब नया कानून भी बन गया है, उस पर ज़रा क्विक मैं कानून के हवाले से ज़रा बात कर लूँ कि वो एग्जैक्टली है क्या, जिस पर आज एक एलामिया भी जारी हुआ है मुश्तरका जॉइंट एक्शन कमेटी का, जो APNS और CPNC, PBA, PFU जो तमाम लोगों ने हंगामी प्रेस क्लब में हंगामी इजलास तलब किया है। बेसिकली जो ये कानून है कि इज़्ज़त कानून का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। सोशल मीडिया पे फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी इतलाक होगा। ज़ातियात पर मबनी मवाद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हत्या के इज़्ज़त मुकदमा ट्रायल के लिए ट्रिब्यूनल कायम किए गए हैं। ट्रिब्यूनल 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। ट्रिब्यूनल 6 माह में फैसला करने के हत्या के इज़्ज़त बिल के तहत 30 लाख रुपए का जुर्माना होगा। आइनी अहदेदार के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाईकोर्ट का बेंच सुनेगा। ख़वातीन और ख्वाजा को मुआवनत के लिए स्टेट काउंसिल की सहूलियात भी होंगी। ज़रा आप फरमा दीजिएगा हाफिज़ एहसान साहब, ये जो इतनी इनसिक्योरिटीज़ हैं ये हुकूमत को कि जी ज़ाती मवाद, अगर किसी की आपने मीम बना रहे हैं, किसी को आप बना रहे हैं, तो यह तक इज़्ज़त कहाँ नहीं होता? मतलब क्या डर, क्या खौफ, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, आपका शुक्रिया। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है कि जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, और उसके बाद आर्टिकल 19A है कि जिसके अंदर आप 18th अमेंडमेंट के अंदर जो आया है 2010 में, जिसके अंदर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। इसमें दो राय कोई नहीं है। लेकिन आर्टिकल 19 के नीचे कुछ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगाई गई हैं कि आपकी डिसेंसी आनी चाहिए, आपका जो बात करनी है वो आप सोसाइटी के अंदर जो है जिस तरह मुख्तलिफ कौमियतें रह रही हैं उनको नहीं उभारेंगे, उनको आपस के अंदर। आप जहाँ पे पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस हैं उसके मुतालिक आप बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये है कि जो डिफेंस मैटर या नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर आप नहीं जाएंगे। तो वो सारे के सारे आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो लॉ ऑफ डेफेमेशन जो था 2003 के अंदर बना और पहले पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 499 या 500 है, क्या पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को कोप करते हैं या नहीं करते हैं? आप मैं सब इस बात पे इकट्ठे हैं कि पाकिस्तान का जो डेफेमेशन लॉ है वो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को कोप नहीं करता। उसके बाद 2016 के अंदर जब पीका लॉ आया, तो जब ये सोशल मीडिया फिनोमिना आया और जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आई तो वो भी लॉ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आउटडेटेड हो गया। उसको इम्प्रूव करने के लिए पहली दफ़ा PTI गवर्नमेंट ने कोशिश की जिसके अंदर फ़ेक न्यूज़ को डाला गया। चूँकि हमारे यहाँ फ़ेक न्यूज़ जो है वो जुर्म ही नहीं है सोशल मीडिया लॉ के अंदर, तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्ट्राइक डाउन कर दिया उस दौर के अंदर कि जी आर्टिकल 19 के अंदर ये नहीं आ सकता। अब बुनियादी चीज़ इसके अंदर कंसेंसस ये पूरे मुल्क के अंदर है कि पाकिस्तान के अंदर जो झूठ बोलता है या अगर किसी खिलाफ को तोहमत लगाता है या किसी पर बहतान लगाता है और वो बात सच्ची नहीं है, तो जिस शख्स को उसने डैमेज किया है उसे कोई ना कोई राइट ऑफ फोरम मिलना चाहिए। अब वो राइट ऑफ फोरम दुनिया के हर मुल्क ने अडॉप्ट किए हैं। स्पेशली सोशल मीडिया का जो एक आपके पास आया हुआ है उसमें बरतानिया ने 2011 के अंदर किया, सिंगापुर ने किया, अमेरिका ने किया। आज भी हम ये कहते हैं कि बरतानिया के अंदर अगर कोई बात करें तो उसका फ़ौरन जो है वो एक्शन होता है और वो फैसला करते हैं और पाकिस्तान में नहीं आता। अब पाकिस्तान के अंदर एक लॉ बना है
उस लॉ के अंदर ये है कि जो बुनियादी डिफेंस है या डेफेमेशन है, उसके अंदर डेफेमेशन का, ये डिफेंस का, दुनिया के जितने लॉज हैं उन सारों की सारी वर्डिंग एक जैसी है। अब जो इशू बिल्कुल ठीक है, सॉरी मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है और मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जब हम कोई बात करते हैं ना अपने मुल्क के आइन की, तो हमारे मुल्क में तो आइन की और कानून की धज्जियां बिखेर दी, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल किसकी देते हैं? बरतानिया में। बरतानिया में इस तरह से इलेक्शन मुझे ये बताएं, नहीं इलेक्शन के ऊपर नादिया बात करना, नहीं इलेक्शन के ऊपर बात करना, ना हमारे मुल्क में आइन और कानून रहे, इलेक्शन के ऊपर बात करना ये जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप किसी की जात के ऊपर कोई फेक न्यूज बात करने की बात नहीं कर रही मैं, आइन और कानून की एग्जिस्टेंस की बात कर रही हूँ। नहीं, दोनों को मिक्स ना करें, दोनों को मिक्स ना करें। अगर एक लॉ बन गया है उस लॉ को, अच्छा चले मैं इस पे भी आ जाती हूँ, मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगा, हज़रत सदीक साहब से भी पूछूंगी, फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक चीज मेंशन है ऑलरेडी तो फिर इसमें मजीद आगे बढ़कर ये सब कुछ करने की फिर क्या जरूरत है? क्यों इस शिकंजे को आप टाइट कर रहे हैं? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। वैसे आपस की बात है, मैं तो इतने लंबे लंबे ब्रेक से कायल ही नहीं हूँ क्योंकि सारी जो बहस और एनर्जी होती है वो हमारी ब्रेक के दौरान पूरी हो जाती है। हज़रत सदीक साहब ज़रा आप इसका जवाब दे दीजिएगा कि जब आइन में ऑलरेडी ये चीज़ें दर्ज है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर इस किस्म के कानून जिसको आप पूरी की पूरी सहाफ़ी बरादरी इस पर सरापा एहतजाज भी, उसकी ज़रूरत क्या है? सहाफ़ी बरादरी नहीं, सिविल सोसाइटी भी, वोकला, डॉक्टर, इंजीनियर, मेजॉरिटी 99.99% ये 0.01% है जिसमें अशराफिया है, जिसमें आपके पार्लियामेंटेरियन है, या जिसमें इलेक्शन कमीशन है, या जिसमें जजेज़ है। हालांकि उसके हवाले से आर्टिकल 204 जजेज़ को प्रोटेक्शन पूरी देता है, या आप जिसका नाम लेने से सारे डरते हैं। मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में कितने लोगों को ये इतना, आपने कितना के आप मुजाहरे देख लिए कि इस तरह के कानून बनाए? तो जो ये इस तरह बनाई जा रही है ना, ये ज़मीन पे फेंक देनी चाहिए। बदनीति देखें कैसे है। आपको पता है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से, मैं मिसाल देने लगा हूँ। हाई कोर्ट के जज के इलेक्शन ट्राइब्यूनल बने थे, जब मेरिट पे फैसला होने लगा इन्होंने तरमीम की, सेक्शन 40 में वो ले गए, जनाब रिटायर्ड जजेस लगाएंगे। इसमें जो डेफेमेशन लॉ है ना, इसके अंदर भी ट्राइब्यूनल गवर्नमेंट लगाएगी, वो अपना 3 जजेस के नाम भेजेंगे, अपनी मर्जी से नाम चुनेंगी, ये फैसला गवर्नमेंट ने करना है, यही बैठ कर तय करेगी। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। आपको पता है नैब के कानून में 14 दिन से 40 दिन किया गया और सदर आसिफ ज़रदारी साहब तो भाग गए, यानी वो तो मुल्क से चले गए। और उसके बाद यूसुफ ज़ा गिलानी ने उन दोनों ऑर्डिनेंस में चैलेंज कर चुका हूँ, दोनों में नोटिस हो चुके हैं। ये वाला जब आप हद के इज़्ज़त का बिल आया तो आर्टिकल 116 के तहत गवर्नर को लिखा कि आप इसको वापस भेजें, डेलिब्रेशन हो। ये कोई नहीं ये चाहता कि ना होना नहीं चाहिए। ऑलरेडी डेफेमेशन का ऑर्डिनेंस 2012 मौजूद है, उसमें अगर कमी है तो अमेंडमेंट कर लेना। ये जो बिल्कुल ऑल टुगेदर, और ये बड़ा मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट आपके सामने हटाने लगा हूँ। यहाँ सलीम हैदर साहब ने कहा कि मैं जब तक स्टेक होल्डर नहीं होंगे वापस भेजूंगा, उन्होंने वापस नहीं भेजा। अब आपके सामने एक और बात बता दूं, खुद ही चले गए। जी एक और बात बता दूं। सदीक साहब जरा एक सेकंड जरूर बताइएगा, एक सेकंड। जो आज इजलास हुआ है जिसमें CPNE, APNS, MNPBA, PFUG और प्रेस क्लब का हंगामी इजलास हुआ है, जिसमें इरशाद अहमद आरिफ साहब और दीगर ने शिरकत की है। इरशाद अहमद आरिफ साहब सीनियर साहफ़ी, किसी सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने हमें इस तरह ज्वाइन भी किया है। बहुत मेहरबानी इरशाद आरिफ अहमद साहब। उनका टाइम ज़रा फरमाइएगा कि आज जो इजलास हुआ है और क्या आप लोगों की रिजर्वेशंस है, ये जो नया हत्या की इज्जत का कानून बना है, इस पर आप लोगों की रिजर्वेशंस क्या है और फिर अगला लाहे अमल आप लोगों का क्या होगा? मुल्क में पहले से मौजूद है, हत्या की इज्जत का कानून भी मौजूद है, और ताज़ियात पाकिस्तान की 499 जो है वो भी हत्या की इज्जत को डील करती है। पीका एक्ट मौजूद है, पैमरा एक्ट मौजूद है। उसके बाद एक नए कानून की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। अगर उन कानून में कोई किसी किस्म की कमी है तो उनको दुरुस्त किया जा सकता है। हमारा ये हमेशा से मौक़िफ़ रहा है। दूसरा एतराज़ ये है कि एक सूबा बना रहा है, अगर हर सूबा अलग अलग कानून साजी करेगा और मरकजी जो 4 कवानीन हैं वो भी पहले मौजूद रहेंगे, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि एक सहाफ़ी को आप पकड़ेंगे जो आजकल की हुकूमत का वतीरा है। एक शख्स एक केस में पकड़ा जाता है, जमानत होती है, दूसरे में पकड़ा जाता है, फिर तीसरे में पकड़ा जाता है। तो ये तो कोई सहाफ़ी काबू आ जाएगा तो फिर हर सूबा और मरकज़ बारी बारी उसको रगेते रहेंगे और वो पेशे ही भुगतता रहेगा, जुर्माना ही अदा करता रहेगा। ये दूसरा एतराज़ है हमें। तीसरा हमें एतराज़ ये है कि इस पर
कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर से किसी किस्म का मशवरा नहीं किया गया। ये अवाम के मफाद में नहीं है। हुकूमत सिर्फ अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपना स्कोर सेटल करने के लिए ये काम कर रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा काबिल एतराज बात है कि जज भी हुकूमत खुद मुतय्यन करेगी, उसका तकर्रुर करेगी और 3 साल के लिए जज का तकर्रुर होगा और उसको पाबंद किया जाएगा कि 18 महीने में अगर कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई तो उसको निकाल दिया जाएगा। ये एक तलवार लटकी हुई होगी। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इस वजह से तमाम तंजीमें जो साफियों की हैं इसकी मुखालफत कर रही हैं। ठीक है। और हम ये समझते हैं कि ये काला कानून है, इंसान दुश्मन कानून है। इस पर नजरसानी की जाए, स्टेक होल्डर को साथ बिठाया जाए और हुकूमत अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो तक इज़्ज़त के कवानीन है उनके बारे में बयान करे। हम अपनी तजावीज़ देंगे, फिर उसके बाद इत्तेफाक राय से कानून साजी अगर जरूरत महसूस होती है नहीं वो की जा सकती है। ठीक है। तो इस पे आपने अभी तक कोई लाहे अमल बनाया है कि अगर हुकूमत जब तक ये नहीं करती तो फिर आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? हमने आज एक हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है जिसमें ये तमाम तंजीमें CPNE है, PNS है, PBA है, एमेंड है, PFUJs हैं, इनकी एक मुश्तरका ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज इजलास किया है। हमने कुछ चीजें तय की हैं, हम मरहलावार इसको करेंगे। हम बजट इजलास जो होंगे सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के, उनका बायकाट भी कर सकते हैं। हम सरकारी तकरीबात का बायकाट भी कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरगर्मियों का बायकाट कर सकते हैं। हम उनकी खबरों का बायकाट कर सकते हैं। हम उनकी तकरीबात का बायकाट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरी जो इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो सिविल सोसाइटी है, बार काउंसिलें हैं, दीगर इदारे हैं, उनसे हम रुजू करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी आएंगे। सर माजरत मुख्तसर से सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप क्या समझते हैं इसके पीछे ये ब्रेन किसका है? मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आला पंजाब? देखें, हमारे साथ एक मीटिंग हुई जो स्पीकर पंजाब असम्बली जो इस वक्त कायम मकाम गवर्नर भी हैं उन्होंने अरेंज की थी, जिसमें वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा थी और एडवोकेट जनरल थे। तो उसमें ये तय पा गया था कि 1 हफ्ते के लिए इस बिल को मौखर कर दिया जाएगा। इस पर एक बामकसद मुशावरत होगी, नया बिल लाया जाएगा, लेकिन उसी दिन मंजूर कराया गया। इससे हमने यही समझा है कि अगर वादा खिलाफी हो रही है और वादे के बावजूद हुकूमत जल्दी में है तो इसका मतलब है किसी दबाव का शिकार है और ये इसका अपना कानून लाया हुआ कानूनी है। अगर होता तो 1 हफ्ते में कौन सी क़यामत आ जानी थी। 1 हफ्ता डिले कर देते, उसके बाद इत्तेफाक राय से जो मुसवदा तैयार होता उसको कानून का दर्जा देकर मंजूर कराया जा सकता था। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब आपका। ज़रा खान साहब आपसे भी इस बात में मैं बात कर लेती हूँ, फिर ज़रा इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या पसे पर्दा मकासद हो सकते हैं? और जिस तरह से इरशाद अहमद आरिफ साहब ने बात की है कि हमसे वादा खिलाफी की, 1 हफ्ता रुकने का कहा, तो लगता ये है कि किसी दबाव का नतीजा है। हाउ यू सी दिस? देखिए, सबसे पहले अहम बात यह है जो आपका हद के इज्जत का जो बिल पास हो गया है उस पर मैं चंद लम्हे की बात करूंगा कि तमाम दोस्तों ने बड़ी अच्छी बात कही है। आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है, इसमें मुस्बत पहलू भी है, मनफी पहलू भी है, लेकिन सबसे पहली बात है कि सहाफ़ी तंजीमों को आप भी सहाफ़त में बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं। तो मैं कहूँगा कि सहाफ़ी बरादरी को बिलावल ज़रदारी साहब से पूछना चाहिए कि जब गवर्नर पंजाब ने वायदा किया था तमाम जर्नलिस्टों के सामने बैठ कर के मैं इस बिल को वापस भेज दूंगा सूबाई असम्बली में नजर सानी के लिए, बहुत जबरदस्त उन्होंने अपना मीडिया पर और 3 दिन तक उनकी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चलती रही। लेकिन जब वक्त आया तो खामोशी के साथ लंदन चले गए और जब स्पीकर को बनाया गया गवर्नर पंजाब आज बनता है वो एक्टिंग, उन्होंने दस्तखत करके बिल पास कर दिया। तो गवर्नर से पूछा जाए कि आपने तो तमाम सहाफ़ी बरादरियों से बड़े वायदे किए थे कि मैं इसको वापस कर दूंगा, इसको मैं नजर सानी के लिए मैं दस्तखत नहीं करूंगा। वो तो एक इख्तियार है कि वो ऐसा बिल जो हो कंट्रोवर्शियल वो सूबाई असम्बली में भिजवा सकते हैं, लेकिन वो खामोशी से लंदन चले गए। तो बिलावल ज़रदारी को के पास सारे सहाफ़ी बरादरी जाए और कहें गवर्नर को बरतरफ किया जाए, गवर्नर को बरतरफ किया जाए कि उसने हमारी सहाफ़ी बरादरी के सामने वायदा किया था कि मैं दस्तखत नहीं करूंगा, मैं इसको वापस भेज दूंगा। तो लंदन चला गया
तो ये अंदर ठीक से है, कहानियां बिल्कुल क्यों ठीक है। लोगों को धोखा दे रहे हैं साहिब बरादरियों को। तो ये क्या तमाम साहिब बरादरी बिलावल क्या जरदारी के नया है पास पेश सर, आके इसमें जो क्या नीचे नया उसको है? हम तो गवर्नमेंट आदी हैं, को रखते हम तो इस किस्म के धोखों के आदी हैं सर। हाफिज साहब आप कुछ इस पे ऐड करना चाह रहे हैं? इसके लिए सारे साहिब जी सर, बरादरियों एक को जैसे सेकंड। हमारे दोस्त ने कहा कि बाइकाट कर दें, तमाम फंक्शन बाइकाट कर दें। बिल्कुल तो ये सही, अच्छी बड़ी अच्छी दोस्त अच्छी बिल्कुल बात सही, है। हम बिल्कुल सही, मुदाफा करते हैं तो गवर्नर को बरतरफ किया बिल्कुल जाए। सही। मतलब कानून भी हमारा, जज भी हमारे, ट्रिब्यूनल भी हमारा, सजाएं भी हमारी। अच्छा एक सेकंड, कमर दिलशाद साहब बादलियों प्लीज। की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं मैं। एक- तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कि दुरुस्त जनाब फरमा रहे हैं। गवर्नर ने हमें धोखा दिया। सर लिया है, सर लिया है, लेकिन जाहिर सी बात है इसको ग्रेजुअली आगे बढ़ाएंगे। चला गया। जी सर, मैं वापस आती हूँ साहिब बरादरी सर, मैं खामोश वापस बैठी आती हूँ है। जी। तो उस पर मुतालबा करें बिलावल खामोश जरदारी नहीं से, बैठी है आपसे सर, पूछा आपके गवर्नर से, सामने तो आप क्यों इरशाद नहीं अहमद आरिफ साहब, एक बहुत बड़ा नाम है, उनसे बात हुई है, खामोश नहीं बैठी है। हंगामी इजलास के हमको मेरी आवाज नहीं जा रही, जरा माइक प्लीज बंद करें। एक उन्होंने जिक्र ये किया कि हमें इस कंसल्टेशन मेरी प्रोसेस बात के कराएं, अंदर मैंने जो कहा वादा मेरे से किया बात गया था नहीं उसमें शामिल नहीं किया गया और एक बिल्कुल- हफ्ता मुअख्खर करने का मुअख्खर कहा। करने का और ये बिल्कुल बात मेरी ठीक है बात कि अगर करा आप देना। लॉ बनाने जा रहे हैं और उसके अंदर जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप सुना जाना चाहिए और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर एक हफ्ते के बाद भी बिल आ जाता तो कोई ऐसी मज़ाइका बात नहीं थी, वो कोई कहते हर्ज शायद हो सकता है दबाव में हो। नहीं, कोई हर्ज वाली बात नहीं थी और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने इसके अंदर हेस्ट किया। अब दूसरा, इस सारी एक्सरसाइज के अंदर सब इस चीज़ पे है कि झूठी खबर फैलाना या झूठ बोलना या किसी की हद के इज्जत के खिलाफ जो है खेलना जो है वो जुर्म होना चाहिए, इस पे सारे एग्री हैं। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोविजन है जिसके अब उन्होंने इशारा किया, वो जजेस वाली बात है। अब जजेस वाली बात यह है कि उसके दो तरह के जज लगने हैं। एक जज लगने हैं जो सेशन जजेस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाएगा, गवर्नमेंट को 3 नाम भेजेगा और गवर्नमेंट उसमें से सिलेक्ट कर लेगी और इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो 3 नाम भेजेगी और फाइनल उसको चीफ जस्टिस ने करना है। जितनी देर तक अगर चीफ जस्टिस कहता है कि मैं इन्हें लाइक नहीं करता या उनके क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं है, गवर्नमेंट दोबारा भिजवाएगी। जितनी देर तक चीफ जस्टिस की सेटिस्फैक्शन नहीं होगी उतनी देर तक वो प्रोसेस चलता रहेगा। अब दूसरा है परफॉर्मेंस की बात। अगर इसके अंदर वो परफॉर्मेंस का जो 50% इंडिकेशंस है वो है कि आपने 6 माह के अंदर फैसले, क्या पाकिस्तान के अंदर फैसले टाइम बाउंडेड नहीं होने चाहिए? क्या पाकिस्तान के अंदर फैसले जल्दी नहीं होने चाहिए? सर, आम इसका- आदमियों के भी होने नहीं, चाहिए। अब इसका एक सोल्यूशन आम आदमी आम आदमी के लिए चाहिए, है हाई ना, कोर्ट आम का आदमी के लिए। किसान को दे अब दी इसका है। एक सोल्यूशन है नादिया, सर, मैं इसका वापस आ रही हूँ। नादिया नहीं, नादिया इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप 1, 2, 3, 4 जो अमेंडमेंट्स चाहते हैं कि इसके अंदर मुनासिब हैं कि इस सारे प्रोसेस को और सर, वो तो ट्रांसफर किया तब जाए होगा तो ना जब propose कर लें। आप वो stakeholders वक्त के गुजर साथ गया है, मशवरा वो वक्त करेंगे। गुजर मैं गया कह है। रहा हूं, नहीं वो अच्छा, मैं नहीं, ब्रेक तो लेने दें। amendment तो सर, किसी एक और वक्त ब्रेक भी हो लेने दें, सकती मुझे है बड़ी ना। इंपॉर्टेंट Amendment बात तो करनी किसी है। वक्त, अब आप मुझे अब सॉरी एक सर, एक सेकंड ब्रेक लेने दें, मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात और असर सिद्दीक साहब आपसे करूंगी, वो ये कि सोशल मीडिया सार्फिन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये जो सियासतदान बैठकर एक दूसरे की पगड़ियां उछालते हैं, सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, जातियात पे बात करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी झूठी बातें करते हैं, क्या इस कानून का इतलाक उन पर भी होगा? बिल्कुल होगा। ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, बिल्कुल इस पे होगा। बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। मैं अज़हर सिद्दीक साहब, ये जो ब्रेक पे जाने से पहले क्या आई थी ना सियासतदानों में, एक छोटी सी मिसाल है। कल 2 दिन पहले इमरान खान साहब को क्या क्या सहूलियात मुयसर है, उनकी तमाम तस्वीर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। कुछ महीने पहले मियाँ जावेद लतीफ़ा मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि 8 कमरों को तोड़कर इमरान खान साहब का एक कमरा बनवाया गया है, आलीशान किस्म का उसमें फर्नीचर डलवाया गया। मैंने कहा आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है? कहते हैं बिल्कुल मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो सियासतदान जो इस किस्म की बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जातियात पे हमले भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, इसका इतलाक इसी तरह से उन पर होगा? अगर पार्लियामेंट के अंदर बैठे ना, पहले मैं आपको समझा दूं, आईनी तौर पर आर्टिकल 69 और आप 67 को अगर आप सामने रख कर देखें, आपने देखा नहीं फैसल वाडा ने पार्लियामेंट के अंदर जजेस के बारे में क्या क्या जुबान इस्तेमाल की, कितनी गंदी और घटिया जुबान। जो उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर तो एक्शन ले गया, पार्लियामेंट के अंदर बैठे जो मर्जी करें, स्याह करें, सफेद करें, गाली मार मैं करें, प्रेस जो कॉन्फ्रेंसेस की और मीडिया टॉक शोज की बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं पहले तो वो बता दूं ना। दूसरा आ जाए टॉक शो के हवाले से। टॉक शो के हवाले से अगर वो बात गलत करेंगे तो डेफिनेटली वो भी इसमें आएंगे, लेकिन सवाल वो नहीं है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। उनको देखिए, उनके पास एक प्लेटफॉर्म है गाली निकालने के लिए, वो है पार्लियामान। आप देखिए, मैं जो बात असल बात आपके सामने बतानी है। हमारे भाई तो एक ही गो में सारा कहते हैं। पहले तो बता दूं, ये फेडरल सब्जेक्ट है। इन्होंने लीगल मेडिकल अदर प्रोफेशन, जर्नलिज्म प्रोफेशन को टच किया है। एंट्री 11 है, पार्ट 2
फेडरल नेशनलिस्ट का, और ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बगैर नहीं हो सकती। फिर ये फेडरल गवर्नमेंट को आर्टिकल 141 से लेकर सारी एंट्री को डालें, यानी आप सिर्फ इस हद तक नहीं गए, आपने उनके प्रोफेशनल्स के एथिक्स को ले आए हैं सारे। मिसाल के तौर पर आपको बताना चलूं, अब आपका सोर्स कवर नहीं है, कई दफ़ा आप तो खबर देते हैं सोर्स के मुताबिक, अब ये कहेंगे खबर गलत है, खबर तो सही है, अब सोर्स आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और वहां पर हमारे पास फेडरल लॉ एक मौजूद है, उस लॉ का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट 2021। वो सेक्शन 4 कहता है राइट टू प्रिवेसी एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ, यानी इससे तो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। इसी तरह सेक्शन 3 के साथ, सेक्शन 5 के साथ, सेक्शन 10 के साथ, मैं फेडरल लॉ की बात कर रहा हूं। और आपने और दूसरा देखा ना, ये कह रहे कैसे खतरनाक ला ली हैं डिफेंसेस, ऐसी खतरनाक डिफेंसेस डाली हैं, आप तो समझ लें एक दफा लग गई खबर, आप सारा कुछ आप पे चला गया, आप जाके साहब, और आप 90% खबरें आप सोर्स के जरिए दे रहे हैं। फिर कमाल की बात है, उन्होंने सब प्रूफ आप क्या है, लीव टू डिफेंड, हक के दिफा, भाई ये तो मनी डिग्री में होता है। ये कब से डेफेमेशन के लॉ में आना शुरू हो गया? क्योंकि जहां मनी डिग्री होती है, जहां पता है कि पैसे रिकवर करने हैं, ये वहां होता है। और टाइम लिमिट भी मनी डिग्री में है। कौन से ऐसे कवानीन है जहां कत्ल होते हैं रोजाना, जहां दहशतगर्दियां होती हैं, बता दें मुझे जरा, कहाँ, यानी ऐसा क्या कानून आ गया कि आपने 180 दिन के अंदर करना है? आर्टिकल 10A की वायलेशन पर यही नहीं है, कानून शहादत भी अप्लाई नहीं करेगा। फिर जो आपके अगेंस्ट डिग्री पास हो जाएगी ना, और आपको लीव टू डिफेंड नहीं मिला, डिग्री पास होगी 30 लाख रुपए की, वो 30 लाख जमा कराएंगे तो स्टे होगा, वरना स्टे नहीं होना हाई कोर्ट के अंदर। तो ये मजाक खुदारा ये अब बताएं पंजाब हुकूमत ने क्यों किया है? ये करना था तो तमाम सूबे बैठ के करते। पंजाब को वजह क्या है कि पंजाब हुकूमत एक डील के साथ आई है, डील के साथ आई है, ये डील का एजेंडा है। नवाज शरीफ जो बैठे जब पाकिस्तान में आया है, हुकूमत ली है, उस डील का, ये उस डील में जो प्रोज एंड कॉन्स है ये सारे तय कर रहे हैं। और कमाल की बात है, ये वही थी पाकिस्तान नून की गवर्नमेंट कि जब ऑनलाइन रूल्स अतर मिलाना ने अपना सेट असाइड किए थे, उनकी अपील उन्होंने वापस ले ली थी। अगर इतने नियत साफ होती तो अपील क्यों वापस ली? जवाब दें आज मरियम औरंगजेब कि उस वक्त ऑनलाइन रूल्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाए थे वो क्यों अपील वापस ली थी? हालांकि वो लॉ कवर करता था और आपका पीका लॉ मौजूद था, जैसे इरशाद अरसा ने बताया, फेडरल लॉ इसमें मौजूद है। एनक्रोच बहुत कुछ हुआ है और मैं आपके चैनल में बता लेता हूं, मैंने ऑलरेडी आर्टिकल 116 के तहत नोटिस दिया था, गवर्नर ने वायलेशन की है, गवर्नर ने वादा खिलाफी की है। मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं, इसका नोटिफाई होने दे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सी प्रोविजन इसकी सेट असाइड हो जाएंगी, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012 सेट असाइड हुआ था। ठीक है, जरा अब आगे बढ़ते हैं। 2-3 चीज़ों पे मुझे बात करनी है। एक तो ये कि FIA की टीम ने वो जो पोस्ट हुई थी सोशल मीडिया अकाउंट से इमरान खान साहब के, जिसमें महमूद-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिया कि मुआवजा किया गया था, उस हवाले से तफ्तीश भी की है। लेकिन उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन है, ख़ासतौर पे जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, उस पर आपको पता है ट्रिब्यूनल पे अदम एतमाद भी उन 3 नून लीगी रहनुमाओं ने कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो इंतखाबी पेचीदगियाँ थी उनका जिम्मेदार आला अदलिया को ठहरा दिया। कल वो जब वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी अदलिया जिम्मेदार है। उसकी वजह यह है कि जो तमाम चीज़ें हुई और जिस तरह से इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार किया और फिर पुराने जजेस और रिटायर्ड जजेस लगाने का मामला, तो कंवर दिलशाद साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो इंतखाबी पेचीदगियाँ हैं, मैं उस ट्रिब्यूनल की बात कर रही हूँ जिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया नून लीग के 3 शख्सियात ने जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। तो जो पेचीदगियाँ हैं उसका जवाब उन्होंने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आला अदलिया जिम्मेदार है जो इंतखाबात के मामले पर इंतखाबी पेचीदगियाँ हुई हैं, क्योंकि उन्होंने आरोज नहीं दिए थे हमें। वो इसमें सबसे बड़ा एक कंट्रोवर्शियल मामला चल रहा है, उसमें ये हो रहा है कि जैसे ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जस्टिस जहांगीर है इसके, तारिक जहांगीर, उन्होंने जब बाकायदा जो कार्रवाई शुरू की तो जो उनकी मुखालफिन थे जिन पर मुतासरीन हो रहा था, उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया। जो हमें जो इतला मिली है उसको चैलेंज ये किया है कि ये टाइम बार्ड है, यानी जो तहरीक इंसाफ के जो 3 मेंबरान कौमी असम्बली जो हार गए थे, उनका हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, तो वो इलेक्शन में हार गए थे, तो जो उन्होंने बाकायदा जो इलेक्शन पटिशन जो दाखिल कराई इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, वो टाइम बार हो गई। वो एक तो टेक्निकल पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो टाइम बार है जो आर्टिकल 141 और आर्टिकल 140 और आर्टिकल 151, ये सारे जो मामला आ रहे हैं, आर्टिकल नहीं सेक्शन है ये इलेक्शन एक्ट का, उस पर इलेक्शन कमीशन ने ये टाइम बार हो गया। वो अभी इलेक्शन कमीशन पर गौर खोज कर रहा है कि क्या हम इसको टाइम बार को ख़त्म कर दें या इसको इजाज़त दे दें। ये बड़ा अहम टेक्निकल पॉइंट है। तीसरी सबसे बड़ी अहम बात, जहाँ तक आपने फरमाया कि ये रिटर्निंग ऑफिसरान को लाजमी तौर पर जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज उनको तलब करे तो उनको जाना चाहिए।
अगर वो नहीं जाते तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो सकती है, उनको सर्विसेज के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जज की मुकम्मल इख्तियारात व मेजाज हैं। वो रिटर्निंग ऑफिसर जो सिविल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको सस्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि जस्टिस अब्दुल सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को गिरफ्तार करने हुक्म जारी कर दिया था जब उनकी अदालत में पेश नहीं हो रहे थे कंटेम्प्ट के तहत। तो ये भी कंटेम्प्ट लग सकता है, इनको कंटेम्प्ट के तहत इनको बरतरफ भी किया जा सकता है। लेकिन ये मसला अभी तक जहाँ तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का सवाल है कि आप तब ट्रांसफर कर दें, वो ठीक है, अंडर सेक्शन 151 के तहत ये चीफ इलेक्शन कमीशन को ये इलेक्शन कमीशन इख्तियारात हैं। तो तमाम ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए कोई अगर कोई ऐसा मटीरियल मिल जाता है तो मुमकिन है वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं या उनकी दरखास्त को मुस्तरद भी कर सकते हैं। नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। मैं मुख्तसर से कोई अब आगे बढ़ती हूँ, टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया है, क्योंकि जो मैं ये बात कर रही हूँ कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जो बानी चेयरमैन बानी PTI की हुई थी, उसमें जो उन्होंने FIA को जो बात की है, जो चीज़ें सामने आई हैं, उन्होंने कहा कि पहले FIA साइफर जैसे केस पर माफ़ी मांगे चूँकि वो सज़ा सस्पेंड हो गई है। साइफर जनरल बाजवा को मेरी हुकूमत के खात्मे के लिए भेजा गया था। जनरल बाजवा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी की साजबाज की। इसके बाद चोरों को कौम पे मुसल्लत किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जेल में होने के बाद अपलोडिंग से पहले वीडियो नहीं देख सका। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कौमी हादसे की वजूहात का अहाता करती है। जब अवामी मैंडेट तस्लीम ना करने पर हालात बिगड़े, मुल्क दो लख्त हो गया। अब ये हमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है वो तो रिपोर्ट है, मंजर आम पे पाकिस्तान पे नहीं आती, वो नहीं आती, वो कभी पब्लिक नहीं की गई। अब इन्होंने किया है या नहीं किया, इस पर गद्दारी का मुकदमा हो सकता है इमरान खान साहब? देखिए, जो मेरा ख्याल है कि जो इनिशियल नोटिस उन्हें गया है वो इस चीज़ का गया है कि जी क्या आप इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि ये जो पोस्ट पब्लिश की गई है इसके अंदर आपकी अथोराइजेशन है उस चीज़ के अंदर। चूँकि अगर तो वो शख्स बाहर हो तो उसका तो फिर है ही नहीं है, वो किसी को भी कह सकता है। अगर वो जेल के अंदर हैं और उसके बाद एक आया, और फिर दूसरा ये है कि PTI के कुछ लोगों ने कहा कि जी वो अमेरिका से उसको ऑपरेट होते हैं। अब ये है कि वो चीज़ें जो है उनका सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया और उन्हें कंफर्म कर दिया है। ये गद्दारी के ज़िम्मे में नहीं, गद्दारी वाला तो मामला इसमें तब आएगा ना कि जब वो क्वेश्चन उन्हें किया जाएगा। अभी तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही FIA ने किया है। देखें, हम हर चीज़ को, अब देखें साइफर वाले केस के अंदर भी किस जगह गद्दारी का इल्ज़ाम था? किसी जगह गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं था। नहीं, नादिया बात सुने, अगर अभी सिर्फ FIA ने इस चीज़ का पूछा है कि आप कंफर्म करें, अगर वो उस चीज़ को बात आएगी तो हम उस चीज़ पे जाए। हम क्यों पहले प्रिज्यूम एग्जैजरेट कर लेते हैं कि जी इस चीज़ के अंदर आएगा? बात सिर्फ इतनी कि क्या ये जो जुर्म है कि अगर वो कहते हैं कि हाँ जी मेरे अप्रूवल से हुआ है, मेरे कंसेंसस से कॉन्सेंट शामिल था, तो ये गद्दारी के ज़िम्मे में आती है? गद्दारी वाली बात तो नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ इसके अंदर है कि जितना उन्होंने जवाब दिया है सवाल के उतना उन्होंने जवाब दिया है। अगर उसके बाद FIA कुछ और लेके आती है तो जो उसका जवाब देंगे उसके बाद देंगे। चूंकि हमें खुद बजाते खुद जो है इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन या रोल या जज का करना नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज़ उसके अंदर आई है, वो ये आई है कि उन्होंने कहा कि जी चूंकि आप जेल के अंदर हैं, क्या आपके अकाउंट्स जो हैं उसकी कंफर्मेशन आप करते हैं? एक सवाल ये था। और क्या आपने किसी को ऑथराइजेशन दी है? ये सिर्फ दो सवाल थे, उससे तो आगे FIA गई नहीं है ना। जिम्मेदारी तो कबूल कर ली। नहीं, अगर जिम्मेदारी कबूल कर ली, अगर उसके बाद FIA को नया उन्हें सवाल देती है, कुछ और चीज़ देती है, तो उसका वो जवाब दे देंगे। लेकिन प्रिज्यूम हर चीज़ के अंदर ये कर लेना कि उसका नतीजा जो है वो ट्रिजन पे निकलेगा या बगावत पे निकलेगा। मैं तो सवाल पूछूं कि क्या ये गद्दारी के जिम्मे में आता है? गद्दारी का नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ है कि एक ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं कि जिसके अंदर ये है कि आप चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं और फिर आप उसकी कॉन्फ्रेंस लेते हैं। तो अगर आप उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं तो अगर जस्टिफिकेशन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, अगर जस्टिफिकेशन नहीं है मैं अजहर सिद्दीक साहब आपसे अब ये बात कर रही हूँ, ये जो अजहर सिद्दीक साहब ये जो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट वाली जो ट्वीट की और अब उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, ये जो रिपोर्ट थी, जो उसमें सारा कुछ, जो उसमें कंटेंट था, वो सही था गलत था? अच्छा देखिए, मैं पहले तो बात बताऊं कि हमूदुर रहमान कमीशन ये एक लम्हा फ़िक्रिया हमने माजी से सीखा नहीं है। आज तक रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की गई, और नवाज शरीफ ने जो बातें की हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने की हैं, पूरी दुनिया और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ये सारा मवाद अवेलेबल है। इमरान खान ने कोई नई और अनहोनी बात नहीं की है। इंडिया में तो पब्लिक हो चुका है।
नहीं मैं जो मुशर्रफ साहब के दौर में नहीं हमूदुर रहमान कमीशन ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई, यही तो मसला है, सामने नहीं अभी तक आई ना, लानी चाहिए थी ना सामने। आपको पता है मॉल्टन साने की रिपोर्ट के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, चलो समझना है पहले आप ये सारा कुछ करने के लिए ये FIA क्यों चूज़ किया। हैदराबाद साजिश की तर्ज पे जो वली रहमान और वली खान और फैज़ अहमद फैज़ उस वक्त 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाए थे केसेस, आप लोगों को याद होना चाहिए, वो उस तर्ज पे अपना कमिश्नर रावलपिंडी ने तैयार की एक सहाफ़ी तैयार किया गया, जो कोर्ट रिपोर्ट तो था नहीं, जो इमरान खान के पास जेल में जाता था, वो जाके जो गुफ्तगू होती थी उस पर एक बगावत का मुकदमा ऑलरेडी कर चुका और उसकी काबीना ने, पंजाब काबीना ने मंजूरी दी है और वो चैलेंज की हुई है हमने। अब वहाँ देखा गया एविडेंस कोई नहीं है, अब वो एविडेंस जनरेट करने के लिए FIA को इस्तेमाल किया गया है ताकि 124A का सेडिशन का मुकदमा दर्ज किया जा सके, और उसके लिए अब FIA को मुंह की पड़नी है, भैया FIA का इख्तियार ही कोई नहीं है। और दूसरी जहाँ तक बात है, हर एक को पता है इमरान खान का जेल के अंदर है, ना मोबाइल है, मैं मिलने के गया हूँ, मोबाइल पे कोई रब्ता कोई नहीं है और वीडियो उन्होंने देखी नहीं है। सवाल बड़ा वाज़ेह है, हमें ये समझना ये है इस बात को कि ये जितनी कोशिश करके इमरान खान को गिराना चाहते थे वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इस मौके पर एक गुफ्तगू मैंने, आपने जो कर्मर दिलशाद साहब से बात की वो मैं क्लियर कर दूँ, रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं ये बाकायदा हम लोगों ने कहा दिल्ली से लिए जाएँ, लाहौर हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था और इलेक्शन कमीशन भागा गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो सेट साइड किया था ऑर्डर इलेक्शन। और ये जो अभी आज की बहुत शुक्रिया आज़ाद सिद्दीक साहब, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कमर दिलशाद साहब आपका भी, खान साहब आपका भी। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए।